जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन द यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है ये क्लास 12 के लीगल स्टडीज़ का जुडिशरी का लास्ट पार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम देखेंगे अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट, ट्रेनिंग एंड रिमूवल ऑफ जजेस। ठीक है, तो ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके में आप ये समझेंगे कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से कैसे अलग किया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर्स को कैसे असल में एक्सरसाइज कराया जा रहा है, कैसे असल में एक्सरसाइज होता है। ठीक, तो इसमें हम लोग जो है इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है, क्या नियम है। उसके बाद हम देखेंगे कमियां, कि उसमें क्या कमियां थी। उन कमियों के कारण आप देखेंगे आगे कि इसमें फिर नए नए मॉडल्स बनते गए। ठीक है, कुछ नए नाम आपको आएंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड आएगा, फिर कॉलेजियम मॉडल आएगा और फिर आएगा एनजेसी। बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा मैं आपको एनजेसी, क्योंकि वो फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करता है, बट बड़ा अच्छा एक सिस्टम हुआ करता था। तो रिकमेंडेशन ये है कि वीडियो को ध्यान से देखें, ठीक है, और पूरा देखें। एक बार पूरा देखें तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। कैसे अपॉइंटमेंट होती है जजेस की। अपॉइंटमेंट, देखिए इस अपॉइंटमेंट में सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि जो हमारे सीजेआई हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो भी जज ही होते हैं, बट वो इज द चीफ अमंग द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और उस सीजेआई के साथ हम लोग जानेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सीजेआई आते हैं, देन सुप्रीम कोर्ट जजेस, एंड देन हाई कोर्ट जजेस। अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ जजेस की अपॉइंटमेंट देख रहे हैं। ठीक है, दैट टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, क्योंकि जो लोअर जुडिशरी है हमारी, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनका थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लें कि इनका प्रोसेस क्या होता है, कि कैसे इनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट करिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए जो प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट्स दिया है वो दिया है इन आर्टिकल 124, और हाई कोर्ट्स के लिए जो आर्टिकल दिया है वो है 217। ये आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिनमें प्रोसीजर या तरीके बताए गए हैं कि किस तरह से जजेस अपॉइंटमेंट होंगे, जजेस का अपॉइंटमेंट होगा सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। ये आर्टिकल्स आपको याद रखने चाहिए, ये एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके 1 नंबर के लिए। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का किस तरह से अपॉइंटमेंट होता है। दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, और अगर ये सीजीआई का अपॉइंटमेंट है तो सीधे प्रेसिडेंट कर देंगे। ठीक है, विद कंसल्टेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, दैट इज प्राइम मिनिस्टर, राइट। अगर सीजीआई का नहीं है, सीजीआई के अलावा बाकी किसी जज का अगर अपॉइंटमेंट करना है तो कंसल्टेशन विद सीजीआई। ये डिफरेंस समझिएगा, यह बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जब इन्हीं का अपॉइंटमेंट करना होगा तो इनसे तो कंसल्टेशन करेंगे नहीं, राइट। अगर इनके नीचे के लोगों का अपॉइंटमेंट करना होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में बाकी जजेस हैं, 30, 31, 32 जितने भी रखने हों, उनमें से कोई है, तो प्रेसिडेंट करते हैं और कंसल्ट किससे करते हैं, सीजीआई से। ठीक है, सीजीआई से इनका कंसल्टेशन होता है। ठीक, और अगर यहीं पे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटीज की, व्हाट आर द एलिजिबिलिटीज, कौन बन सकता है जज सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। और उसके बाद सेकंड में आपके कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, ये भी होना चाहिए, इसकी जगह ये भी हो सकता है, या इसकी जगह पे ये भी हो सकता है। वो क्या क्या है वो हम लोग देख लें। ठीक है, 5 years एज
जज ऑफ हाई कोर्ट। तो व्यक्ति 5 साल हाई कोर्ट का जज रहा हो, या और 10 years एज एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उसी सुप्रीम कोर्ट में ही एज एन एडवोकेट काम किया हो 10 साल, या हाई कोर्ट में 10 साल एज एन एडवोकेट काम किया हो, और ज्यूरिस्ट जो कि एमिनेंट होना चाहिए। एमिनेंट मतलब, इसका मतलब समझ लीजिए, एमिनेंट ज्यूरिस्ट या ज्यूरिस्ट एमिनेंट, इसका मतलब होता है कि प्रेसिडेंट की नज़र में वो व्यक्ति लॉ के फील्ड का, जुडिशरी के फील्ड का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। ये भी एक कंडीशन होती है, हालांकि ये बहुत बहुत रेयरली इसको यूज़ किया जाता है। जनरली यही 2 कंडीशंस आपके हैं जिनके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब करते हैं इन कंसल्टेशन विद सीजेआई। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि हाई कोर्ट में कैसे होता है, हाउ इट इज डन इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं। पहला काम आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक, प्रेसिडेंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद गवर्नर। गवर्नर जिस स्टेट के हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट करना है उस स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करते हैं, प्लस सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, प्लस हाई कोर्ट, प्लस हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो। तो ये 3 चीजें इसमें ऐड हो जाती हैं। प्रेसिडेंट ही करते हैं, बट गवर्नर, सीजेआई और हाई कोर्ट जज, उसको जज लिख लीजिए, जिस स्टेट का हाई कोर्ट होगा उसी स्टेट के हाई कोर्ट के जज से, उसी स्टेट के गवर्नर से और सीजीआई से कंसल्ट करके प्रेसिडेंट साहब हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एलिजिबिलिटीज पे। एलिजिबिलिटीज में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, आपको जो पिछला आपने याद किया है, देखा है, सिटीजन ऑफ इंडिया तो रहेगा ही रहेगा। अब जो डिफरेंसेस आएंगे वो यहाँ पर आपके आ जाएंगे, ये और वाले में, ठीक, ये सेकेंड पॉइंट आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा। टेन years experience as advocate of high court, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, जब 10 साल हाई कोर्ट के एडवोकेट का एक्सपीरियंस हो, और 10 years एक्सपीरियंस एज लॉ ऑफिसर, एज लॉ ऑफिसर। लॉ ऑफिसर आप जानते हैं हमारे स्टेट लेवल पे जो एडवोकेट जनरल और उनके साथ जो उनके सहयोगी होते हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल्स, ठीक है, उनके पोस्ट पे 10 साल तक अगर काम किया हो तो भी हाई कोर्ट के जज के तौर पे अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, आपको सिर्फ इतनी चीजें याद रखनी है, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस इतने से ही आते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल्स आपने याद कर लिए, और जो मैंने ये आपको एलिजिबिलिटीज और ये तरीका जो बता दिया, इस तरीके के हिसाब से अपॉइंटमेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं। अब आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, या जिनको हम क्या देते हैं लोअर कोर्ट। आप सबऑर्डिनेट कोर्ट ही समझिए, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इनके जो जजेस होते हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कि सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट हो, कोई भी जिले के जो थर्ड लेवल जो है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बाद जो जुडिशरी का थर्ड लेवल है, उसके जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो होगा कैसे, गवर्नर करेंगे, गवर्नर कंसल्ट विथ हाई कोर्ट, कंसल्ट विथ हाई कोर्ट, जिस स्टेट की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का
अपॉइंटमेंट करना है उस स्टेट के गवर्नर उससे अपने स्टेट के हाई कोर्ट से कंसल्ट करके अपॉइंटमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये आपको बस इतना सा याद रखना है इसमें। अब इसमें एलिजिबिलिटीज क्या होती हैं ये देख लेते हैं हम लोग। व्हाट आर द एलिजिबिलिटीज, किसका हो सकता है? पहला है मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विस। अब मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विसेज क्या है? आपने सुना होगा जुडिशियल एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे पीसीएसजे करके एक एग्जाम होता है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जुडिशियल करके। ठीक है, वो एग्जाम जो लोग निकाले होते हैं वो उस बॉडी के मेंबर होने चाहिए या उस एग्जाम को क्वालिफाई किए हुए लोग होने चाहिए, तब जज बनते हैं। या दूसरा एलिजिबिलिटी है आपका 10 years एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। ठीक, 10 year एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, सॉरी ये नहीं आपका, ये तो आपका हाई कोर्ट का रहता है, इसको मत लीजिए। अब इनकी हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी पहला मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विसेज, जो आपके स्टेट के एग्जाम्स होते हैं जुडिशियल सर्विसेज के, जिनके थ्रू जज बनते हैं लोग। बहुत लोग इस चीज़ को जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। उस सर्विसेज के थ्रू जो लोग अपॉइंट होते हैं वो बनते हैं। या 7 years एक्सपीरियंस एट बार। ठीक, 7 साल का बार का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अभी बार, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, है ना, जो बार आप लोग समझ रहे होंगे अगर कंफ्यूजन है, वो वाला बार नहीं है ये दूसरा बार है, हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। बार मतलब आप समझ लीजिए जुडिशियल बॉडी होती है, एसोसिएशन होता है एडवोकेट्स का, ये वो वाला बार नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ये तो बड़ा आसान हुआ, चले 7 साल बार में बैठे रहे और हम फिर जज बन गए, ऐसा कुछ नहीं होना, कुछ नहीं बनोगे फिर। ठीक है, तो ये आपके हो गए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के एलिजिबिलिटीज और कौन अपॉइंटमेंट करता है। ठीक ठीक है, तो अभी तक आपने जो पढ़ा आर्टिकल 124 और 217 के हिसाब से जो भी आपने पढ़ा है, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये एक तरीका है जो दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस तरह से अपॉइंटमेंट जजेस की होनी चाहिए। ठीक है, ये एक तरीका है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, ये ध्यान रखिएगा। अभी जो मैंने बताया आपको कि प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद सीजेआई और प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद गवर्नर एंड हाई कोर्ट, जो भी आपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए देखा है या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का भी आपने देखा, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, ऐसा लिखा है कि ऐसे होना है। अब एक टॉपिक आता है करेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, करेंट प्रैक्टिसेस असल में हमारे देश में होता किस तरह से है, असल में हमारे कंट्री में किस तरह से अपॉइंटमेंट होती है एट प्रेजेंट। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटरीली दिया गया, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, बट स्टिल वो प्रैक्टिस फॉलो नहीं होती है। हमारे देश में क्या फॉलो होता है, जो हमारे देश में फॉलो होता है उसको हम कहते हैं कॉलेजियम मॉडल। क्या कहते हैं? कॉलेजियम मॉडल। ठीक, और वो कॉलेजियम मॉडल में जाने से पहले ये समझना होगा कि कॉलेजियम मॉडल आखिर में क्यों है। जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन का इतना क्लियर मैंडेट है कि किस तरह से अपॉइंटमेंट होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस की, फिर इसकी जरूरत क्या पड़ी है, फिर क्यों इसको एक्सेप्ट किया जाता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत ताकतवर है, बट फिर भी फॉलो नहीं होता है। इसके पीछे कारण है, एक टॉपिक है 3 जजेस केस। 3 जजेस केस। ठीक, इसको आपकी बुक में दिया हुआ है, ये 3 जजेस केस के ईयर्स वगैरह दिए हैं, वो यहाँ पे नहीं बताऊंगा मैं, आप उसको देख के याद कर लीजिए, वो याद करने की चीज़ है। समझिए यहाँ पर कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। हुआ क्या कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो तरीका दिया हुआ है जजेस के अपॉइंटमेंट का, वो चल रहा था। ऐसा नहीं कि इट वॉज नॉट गोइंग ऑन और इट वॉज नॉट वर्किंग, बट बारी बारी यहाँ पे जब इन 3 जजेस केसेस का आपको 1, 2, 3 ये 3 केसेस हैं। 3 जजेस केस मतलब 3 जजेस का एक केस नहीं है, ये 3 केसेस हैं, 1, 2 एंड 3, 3 केसेस हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को ही लेकर के हैं। ठीक, और हर बार
कि तीनों केसेस क्यों आए, क्योंकि जजेस के अपॉइंटमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ महसूस हुई, ठीक। तो हर बार कुछ ना कुछ वर्डिक्ट आता गया और तीसरे केस के आते आते वर्डिक्ट जो आया वो एक मॉडल लेके आया जिसको हम कहते हैं कॉलेजियम मॉडल, ठीक है। तो अभी एट प्रेजेंट हमारे देश में कॉलेजियम मॉडल के हिसाब से अपॉइंटमेंट होती है जजेस की। अभी मॉडल क्या है इसको हम लोग समझते हैं। कॉलेजियम मॉडल के तहत एक सुप्रीम कोर्ट के जज का किस तरह से अपॉइंटमेंट होता है। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो जो तरीका मैंने अभी चीज पहले बताया वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, बट ड्यू टू 3 जजेस केस वो सुप्रीम कोर्ट में जा जाके केसेस के बाद अलग अलग वर्डिक्ट्स आके ये हुआ कि कॉलेजियम मॉडल बनाया जाए, इसके थ्रू जजेस का अपॉइंटमेंट होगा। तो इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट में कैसे होता है ये देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ठीक। सबसे पहले आपके क्या करते हैं, सीजेआई साहब, सीजेआई अलॉन्ग विद 4 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सीजीआई का तो वैसे ही होता है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। सीजीआई के कॉलेजियम मॉडल के थ्रू अपॉइंटमेंट का कोई मतलब नहीं है, वो वैसे ही होगा। प्रेसिडेंट साहब जो है वो आपका अपॉइंटमेंट उनकी करते हैं इन कंसल्टेशन विद प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद जजेस की बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के, तो सीजीआई जो होंगे वो 4 जजेस के साथ अपना रिकमेंडेशन भेजेंगे किसको, यूनियन मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ को। ये किसको भेजेंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ को, कि भाई हम इनको जज अपॉइंट करना चाहते हैं। अब यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ जो है वो किसको भेजेंगे, प्राइम मिनिस्टर को, ये भेजेंगे प्राइम मिनिस्टर को, ठीक, कि ऊपर से ये साहब आया है। और प्राइम मिनिस्टर फिर क्या करेंगे, एडवाइस टू प्रेसिडेंट, एडवाइस टू प्रेसिडेंट, ठीक। तो मामला वहीं आ गया। अब ध्यान दीजिएगा ऊपर क्या लिखा था, पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक ना, कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया है आर्टिकल 124 में। लेकिन ये प्रेसिडेंट तक आने में इतना नाटक हो जाएगा, ठीक है। और इतना नाटक जो है ये क्यों हो रहा है, यहाँ तक का ये नाटक हो रहा है वही 3 जजेस केस के कारण, जिसमें कि ये बताया गया था कि जजेस के अपॉइंटमेंट में गड़बड़ियां हो रही हैं। तो तीनों केसेस के बाद एक स्टेप बाय स्टेप ये डिसाइड हुआ कि इसको थोड़ा फॉलो करेंगे और तब प्रेसिडेंट को पीएम एडवाइस करेंगे जिससे कि गड़बड़ियां नहीं होगी। तो ये कॉलेजियम मॉडल के थ्रू ऐसे होता है। बहुत सिंपल सा आपको फ्लो चार्ट में बना के दे दिया मैंने, आपको बस ये याद कर लेना है कि सीजीआई प्लस 4 जजेस अपना रिकमेंडेशन भेजते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ को, वो पीएम को भेजते हैं और फिर पीएम फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस कर देते हैं। फिर हम लोग वहीं आ गए, है ना, अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद सीजेआई। तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद सीजेआई, बात तो वही है बट थोड़ा सा वे डिफरेंट हो जाता है जिससे कि गड़बड़ियों की आशंका खत्म हो जाए। अब हम आते हैं हाई कोर्ट पे। यही काम हाई कोर्ट में कैसे होता है, सीजेआई सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस 2 जजेस। हाई कोर्ट के जो जिस भी हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट करना है उसके चीफ जस्टिस अपने 2 जजेस के साथ रिकमेंडेशन तैयार करते हैं और वो भेज देते हैं कहाँ, सीएम एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। जिस भी स्टेट का हाई कोर्ट होता है उस स्टेट के सीएम और गवर्नर के पास ये लोग भेज देते हैं, क्लियर। अब ये लोग क्या करते हैं, ये इसको भेजते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ को, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ को भेज देते हैं, ठीक है। इन्होंने भेज दिया यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ को। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ क्या करेंगे, इसको भेजेंगे सीजेआई के पास, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे स्टेप्स बढ़ जाएंगे, ये बड़ा सिंपल था, अब यहाँ पे थोड़ा स्टेप बढ़ गया है। सीएम और गवर्नर ऑफ स्टेट भेज देंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ को, वो सीजेआई को भेजेंगे। अब सीजेआई क्या करेंगे, इसको यहाँ से देखो कि हाँ ये चीज़ ठीक है या नहीं है, थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मामला कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। ये यहाँ से क्या करेंगे, ये इसको फिर से भेजेंगे कहाँ, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ को। अगर इनको सही लगेगा तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ को भेज देंगे। ये क्लियर स्टेप, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यूनियन मिनिस्टर सीजीआई को भेजते हैं,
सीजीआई देख करके फिर से यूनियन मिनिस्टर को भेजते हैं, ठीक है। और अब यहाँ से यूनियन मिनिस्टर इसको भेजेंगे पीएम को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, ठीक। इस डायग्राम में आप इस वाले पॉइंट को एकदम सही से मार्क करके रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यूनियन मिनिस्टर सीजीआई को भेजेंगे और सीजीआई फिर से यूनियन मिनिस्टर को उसको अप्रूव करके भेज देंगे, तब वो पीएम के पास आएगा और पीएम उसको प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे। और फिर से आप पीछे देख सकते हैं वीडियो में कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट में क्या था, प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद गवर्नर और जो भी था वो सब, उसके बाद नाटक आपका जो है फॉर्मेलिटी चलनी शुरू हो जाती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 233 ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, ठीक, थोड़ा सा इस वाले पॉइंट को, ठीक है, ओके। ये अभी तक हम लोगों ने देख लिया है कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है जजेस का। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिटायरमेंट की, ये लोग रिटायर कैसे होते हैं। रिटायरमेंट देखिए, रिटायरमेंट में बहुत सिंपल है, 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर होते हैं 65 के एज पे, और हाई कोर्ट के जजेस रिटायर होते हैं 62 के एज पे, ठीक। सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 साल की उम्र तक रहेंगे, हाई कोर्ट के जजेस 62 ईयर्स तक, और बाकी जो अदर कोर्ट्स हैं हमारे देश में, अदर कोर्ट्स या उनको हम कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, बाय स्टेट गवर्नमेंट, बाय स्टेट गवर्नमेंट। मतलब साफ है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस के रिटायरमेंट का एज कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स कर रखा है 65 एंड 62 फॉर द होल कंट्री। और बाकी हर स्टेट में जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनके जजेस कैसे रिटायर होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उनके लिए क्या नियम बनाएगी। तो ये 3 चीजें आपको सिर्फ याद रखनी है रिगार्डिंग रिटायरमेंट ऑफ जजेस इन आवर कंट्री, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिमूवल की। अगर कोई जज बन गया तो उसको रिमूव कैसे किया जाएगा। तो आपको अगर याद होगा, हम लोगों ने इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ जुडिशरी में पढ़ा था कि रिमूव करना इनको इतना आसान नहीं होता है, उसके कारण वगैरह सब वहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे, बट स्टिल यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस रिमूव होते हैं थ्रू इम्पीचमेंट, जो कि एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, वहाँ पे डिस्कस किए थे हम लोग, जो कि बहुत ही टफ प्रोसीजर होता है। और अदर कोर्ट्स के लोग कैसे होते हैं, जो आपके लोअर कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनका सिस्टम है आपका रूल मेड बाय गवर्नमेंट प्लस हाई कोर्ट। जिस भी स्टेट के बात होगी, जिस भी स्टेट में ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉल कर रहा होगा, उस स्टेट की गवर्नमेंट और हाई कोर्ट क्या रूल्स बना के रखे हुए हैं, ठीक है, या कब का, बहुत पहले, ऐसा नहीं कि हर बार हर दिन में नया रूल बनता है, मतलब हर स्टेट में अलग अलग रूल है, वो स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट ने मिलकर के रूल्स बनाए हुए हैं, उसके हिसाब से रिमूवल होता है अदर कोर्ट्स, मतलब लोअर कोर्ट्स के जजेस का, ठीक है। तो आई होप आपको रिटायरमेंट और रिमूवल में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, छोटे टॉपिक्स हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं एक टॉपिक आपका दिया हुआ है जुडिशियल ट्रेनिंग। जुडिशियल ट्रेनिंग मतलब कि एक बार किसी का अपॉइंटमेंट हो गया, उसके बाद उसको ट्रेन करना कि और अच्छे से और बेहतर से काम कर सके। तो इसमें आपको 2 चीजें याद रखनी है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। एक आपको याद रखना है एनजेए, जो आपका होता है नेशनल जुडिशियल एकेडमी, नेशनल जुडिशियल एकेडमी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है आपका, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस, इनकी ट्रेनिंग होती है यहाँ पे, जजेस ऑफ
सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट एंड लॉ ऑफिसर्स ठीक है। एनजेए नेशनल जुडिशियल एकेडमी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस और लॉ ऑफिसर्स जो आपके अटॉर्नीज और एडवोकेट्स होते हैं, एडवोकेट जनरल्स होते हैं, उनकी यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। भोपाल में है, 1993 में स्टैब्लिश किया गया था। ये भी आप लिख लीजिए, 1993 भोपाल, ठीक है। और दूसरा है आपका एनजेईसी, नेशनल जुडिशियल एजुकेशन स्ट्रैटेजी, नेशनल जुडिशियल एजुकेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। यहाँ पे आपके हाई कोर्ट जजेस भी ट्रेनिंग लेते हैं। देखिए हाई कोर्ट जजेस यहाँ भी लेते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लॉ ऑफिसर्स के लिए है ये, यहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस ट्रेनिंग ले सकते हैं, उनके लिए यहाँ भी है नेशनल जुडिशियल एजुकेशन स्ट्रैटेजी में। और प्लस जजेस ऑफ लोअर कोर्ट्स, जजेस ऑफ लोअर कोर्ट्स, ठीक है। तो इन दो बॉडीज के आपके नाम याद रखने हैं, आपको पता होना चाहिए। नेशनल जुडिशियल एकेडमी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस और लॉ ऑफिसर्स के लिए। उसके बाद जुडिशियल एजुकेशन स्ट्रैटेजी, यहाँ पे हाई कोर्ट जजेस और जजेस ऑफ लोअर कोर्ट की ट्रेनिंग का काम चलता है, ठीक है। तो ये भी आपको कुछ इसमें कुछ ऐसे समझने की चीज़ नहीं, तो बहुत सिंपल इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं ये, जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमने दो तीन चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। एक तो जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है, और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि करंट प्रैक्टिस क्या चलती है। उसमें हमने देखा कि 3 जजेस केस के कारण हमारा कॉलेजियम मॉडल बना हुआ है, वो कैसे काम करता है। फिर हमने रिटायरमेंट, रिमूवल और ट्रेनिंग देख ली है। अब एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आप ऐसे समझिए कि आपसे शायद ही क्वेश्चन पूछा जाए उसमें, उसके बारे में बोर्ड एग्जामिनेशन में, बट बीइंग स्टूडेंट ऑफ लीगल स्टडीज आपको उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वो होता क्या। वो टॉपिक है आपका एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब ये है क्या, देखिए मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में। कॉन्स्टिट्यूशन में तरीके दिए हुए हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस किस तरह अपॉइंट होंगे, ठीक, राइट। उसके बाद उनमें गड़बड़ियाँ हुई तो 3 जजेस केसेस के थ्रू जो भी वर्डिक्ट्स आए उनके बेसिस पे कॉलेजियम मॉडल बना, राइट, ठीक। अब कॉलेजियम मॉडल में भी प्रॉब्लम है, उस पर भी क्वेश्चन उठते हैं। उस पर क्वेश्चन ये उठता है कि देयर इज टू मच इंटरफेरेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है जुडिशरी अपॉइंटमेंट में, और दिख भी रहा है आपको, है कि नहीं। अब आपके चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, यूनियन लॉ मिनिस्टर, यही लोग सब, इनके पास रिकमेंडेशंस जा रहे हैं, जैसा भी प्रोसेस देखेंगे। अब उसमें कहीं ना कहीं भैया किसी ने किसी के बात नहीं मानी हो कभी की, कहेंगे अच्छा इनका रिकमेंडेशन है, इनका रिकमेंडेशन काटो, इनको मैं नहीं बनने दूंगा जज। हो सकता है, ऐसा होता है। तो हुआ कि भाई इससे दूरी कैसे बनाई जाए, तो इसके लिए एक तरीका निकाला गया कि एक ऐसा अपॉइंटमेंट कमीशन बनाते हैं जिसमें कि बहुत कम इंटरफेरेंस हो एग्जीक्यूटिव का, और जहां इंटरफेरेंस हो भी वहां पे इस तरह से हो कि कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी या प्रोफेशनल दुश्मनी ना निकाल पाए एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो हमारे पार्लियामेंट में 2013 में एनजेएसी का बिल लाया गया, बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक, कि एनजेएसी को लाते हैं, इसको क्या है ये प्रपोज किया गया। तो ये सिस्टम क्या था, पहले ये समझ लीजिए। इसमें सिस्टम क्या था कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट होनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे सीजेआई साहब विद 2 जजेस होंगे, उसमें एक टीम बनेगी, मतलब ये एक कमीशन बनेगा। ये कमीशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। वो कमीशन में क्या होगा, सीजेआई होंगे और 2 प्रोमिनेंट जजेस होंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, प्लस यूनियन मिनिस्टर होंगे,
यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ होंगे। ठीक, समझते चलिए। कमीशन में कौन कौन होगा? सीजीआई होंगे, उनके साथ 2 जजेस होंगे प्लस यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ होंगे। ठीक, और उसके बाद 2 मेंबर्स होंगे, 2 मेंबर्स होंगे इसके अलग से। यूनियन मिनिस्टर यहाँ पे इनके वो भी होंगे, सेक्रेटरी और कन्वेनर भी होंगे, ये भी लिख लीजिए आप। ये सेक्रेटरी प्लस कन्वेनर भी होंगे इस कमीशन के। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। सीजीआई होंगे 2 जजेस के साथ, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ होंगे जो कि सेक्रेटरी और कन्वेनर का काम करेंगे, प्लस 2 मेंबर्स होंगे। ये 2 मेंबर कौन होंगे ये समझने की जरूरत है। ये 2 मेंबर्स जो है ना, अपॉइंटेड बाई इनको अपॉइंट कौन करेगा? यही भी थोड़ा सा अच्छा बनाया गया था। प्राइम मिनिस्टर प्लस लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्लस सीजेआई। अब इस सिस्टम को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी चीज है समझने के लिए। भाई एनजेसी क्यों आया? क्योंकि अभी भी फील हो रहा था कि कॉलेजियम मॉडल में एग्जीक्यूटिव का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है। आप वीडियो में पीछे जाकर देख भी सकते हैं कि कितने सारे एग्जीक्यूटिव्स के नाम उसमें कई स्टेप्स पे लिखे हुए हैं, कहीं भी उसको कट करके कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं इनको नहीं बनाना। अब इसमें देखिए, सीजेआई जुडिशरी के आदमी है, जजेस जुडिशरी के आदमी है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ हालांकि हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि ये भी तो एग्जीक्यूटिव के आदमी है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ कौन होता है? पीएम का मिनिस्टर होता है, पोर्टफोलियो दिया गया रहता है। वो भी कहेंगे कि मेरी बात नहीं मानोगे, कैसे नहीं मानोगे, दबाव बन सकता है, समझते चलिएगा। प्लस 2 मेंबर्स और होंगे। अब वो 2 मेंबर्स कौन अपॉइंट करेगा? प्राइम मिनिस्टर। साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन। अब आप जानते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर इनमें कभी बनती ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आदमी अपॉइंट होंगे ना, वो बड़े न्यूट्रल टाइप के अपॉइंट होंगे, ना पीएम के चाहते होंगे ना अपोजिशन के चाहते होंगे। और इन केस अगर कहीं सारे के सारे क्योंकि नेता लोग हैं, कोई पीएम है, एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, कुछ गड़बड़ियां करने की कोशिश करें भी तो उस अपॉइंटमेंट में सीजीआई को भी लाया गया है कि भाई मैं भी रहूंगा। सीजीआई भी उसमें अपॉइंट करने में तब तक मोहर नहीं लगाएगा, ये 2 लोग में अपॉइंट नहीं होंगे। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव्स हैं इसमें, बट स्टिल पूरी तरह से जुडिशरी के कंट्रोल में है। ये जुडिशरी पे इस पे दबाव ये लोग नहीं बना पाएंगे कभी भी। इस 2 के अपॉइंटमेंट में आप समझ गए, सीजीआई यहाँ पे बैठे ही हुए हैं। प्लस इन दोनों में पहले दोनों एक दूसरे की बात माने तो पहले तो यही बहुत बड़ी बात है हमारे इंडिया के अंदर। अगर किसी तरह से मान भी गए तो सीजीआई बैठा हुआ है कि चलो भाई नहीं ऐसे नहीं होगा, आप अपने मन से थोड़ी कर देंगे। इतना क्लियर हो गया? ठीक, 2 मेंबर्स हो गए, सीजीआई हो गए और 2 जजेस हो गए। कुल कितने मेंबर्स हो गए बच्चों? 1 प्लस 2 प्लस 2, 2 2 4 1 5 ये हो गए, और एक यूनियन मिनिस्टर, 6 लोग हो गए। 6 मेंबर बॉडी है, उसमें एक व्यक्ति जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, ये सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव का आदमी है, बाकी 5 जुडिशरी के आदमी है। तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं भी अगर अपने मनमानी करने की कोशिश करेंगे, ये 5 हैं, इनका वोट हमेशा मेजॉरिटी में रहेगा। तो आपको इस सिस्टम मेरे ख्याल से अब समझ में आ रहा होगा कि इसको क्यों लाया गया। जो हम पढ़ते आते हैं सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स में, वो इसी के थ्रू एक्सरसाइज हो सकता है, ऐसा बोल करके 2013 में हमारे पार्लियामेंट में ये बिल लाया गया। ये बिल आया, ये पास भी हो गया। ठीक है, ठीक, पास भी हो गया, लेकिन तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट में आपके इंडिया ऑल इंडिया एडवोकेट्स एसोसिएशन वालों ने जाकर के केस कर दिया और कहा कि ये इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा करके कुछ इलीगल ऐसा करके केस वेस कर दिया। सुनवाई वगैरह हुई और लास्ट में उसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, एनजेएससी अभी हमारा प्रैक्टिस में नहीं है, ये आपको समझने की जरूरत है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स इन आवर कंट्री। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों लाया गया और ये किस तरह से एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस जुडिशियल अपॉइंटमेंट में खत्म कर सकता है। वो बड़ा ही अच्छा तरीके से आपको देखिए समझाया गया है, इसको आप समझिए। एक बार मैंने समझ में आया, इसको रिवर्स करके फिर से देखिए आप एक बार। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिस्टम है हमारे देश में अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन अवर कंट्री कि ये कैसे होते हैं, क्या करते हैं। ठीक है,
आपको एक बार थोड़ा बहुत मैं फिर से एक बार आपको नटशेल में एक बार क्लियर कर देता हूँ कि ये पूरा टॉपिक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये। ठीक, आपका एक मेथड दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आपने वीडियो में बिल्कुल स्टार्टिंग में देख लिया। ठीक, बहुत सिंपल सा लिखा हुआ था कि ऐसे 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 होना है। दूसरा आपका है कॉलेजियम मॉडल, दूसरा है आपका कॉलेजियम मॉडल। क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन वाले तरीके में प्रॉब्लम्स हो रही थी, ठीक है, तो हुआ कि एक मॉडल बनाया जाए जो कॉलेजियम मॉडल हो। ठीक, इसमें भी अभी कॉलेजियम मॉडल क्यों आया, इसलिए आपको मैंने बता दिया, 3 जजेस केस, 3 जजेस केस। देखो, हालांकि ये 3 जजेस केस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केसेस की हिस्ट्री आपको जानने की आवश्यकता अभी नहीं है, बट स्टिल अगर आप लोगों को में से किसी को लगता है कि नहीं हम वो भी समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट में डाल दें कि 3 जजेस केस को सर एक्सप्लेन कर दीजिए। उसकी छोटी सी 10-15 मिनट की वीडियो होगी, वो मैं बना करके इसमें डाल दूंगा। ठीक है, अगर आपको जरूरत लगे तो। बट आप ये समझिए 3 जजेस केसेस के कारण कॉलेजियम मॉडल आया। कॉलेजियम मॉडल में क्या प्रॉब्लम थी कि बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस था एग्जीक्यूटिव का, तो प्रपोज हुआ एनजेएसी। एनजेएसी प्रपोज हुआ, एनजेएसी आया, पास भी हुआ, एक्ट भी बना, लेकिन उसको फिर केस कर दिया गया और उसको स्ट्राइक ऑफ करा दिया गया कि नहीं, ये इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो भी फिलहाल ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। हमारे देश में इस वक्त भी कॉलेजियम मॉडल ही फॉलो होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, रिमूवल, रिटायरमेंट, इन सब के बारे में आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमारे देश में जजेस का काम कैसे होता है, और आपको ये तीनों सिस्टम भी समझ में आएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल क्या है अपॉइंटमेंट का, कॉलेजियम मॉडल क्या है, और एनजेसी क्या था, क्यों आया था, क्या इसकी विशेषताएं थी, और उसके बाद इसका क्या हश्र हुआ। फिलहाल ये स्ट्राइक ऑफ है, ये आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। स्टिल अगर आपको किसी टॉपिक में कुछ डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।